ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट फाइल सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम, फिर बात करेंगे फाइल सिस्टम मैपिंग के बारे में और उसके बाद देखेंगे फाइल एलोकेशन मेथड्स, यानी कि उसमें देखेंगे हम कंटिग्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन और इंडेक्स एलोकेशन क्या होता है। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिक्स आइनोड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे गेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनिक्स आइनोड स्ट्रक्चर ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज अ फाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भाई साहब फाइल सिस्टम है क्या? तो आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं कि आप अपना जब लैपटॉप चलाते हो तब आप क्या खोल रहे हो। आप कोई भी एक फाइल ओपन कर रहे हो, आप कोई भी वीडियो फाइल ओपन कर रहे हो, आप कोई भी वर्ड फाइल ओपन कर रहे हो। इवन दो आप कोई फोल्डर में गए, आपने वहां पे देखा कि हाँ कोई भी मूवी पड़ी है तो मूवी चला, तो वहां पे भी तो वो क्या है, वो वीडियो फाइल ही है ना। आप क्या कर रहे हो कि वो फाइल को ओपन कर रहे हो, तो उस फाइल का डेटा कहाँ पड़ा है? उस फाइल का डेटा हमारे हार्ड डिस्क में पड़ा है। जो फाइल सिस्टम है वो क्या मैनेज कर रहा है कि वो जो डेटा उस फाइल का है वो हम हार्ड डिस्क में कैसे रख रहे हैं, और जब आप उसको देखना चाहते हो, उस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप तक वो डेटा कैसे पहुंचाया जाए, यानी कि हाउ टू पुट द डेटा एंड हाउ टू फैच द डेटा, यानी कि उस डेटा को कैसे लेके आएं और कैसे उसको स्टोर करें, यानी कि उस डेटा को हम कैसे तो एक फैच करें और कैसे उसको स्टोर करें ताकि वो परमानेंटली हमारे जो है उसमें सेव रहे हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये सारा काम किसका है? ये फाइल सिस्टम का काम है। अमंग ऑल मेजर ओएस फंक्शनैलिटी फाइल सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारे पास जितने भी ओएस के अंदर फंक्शनैलिटीज है उसमें से फाइल सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बात करेंगे जो है यूनिक्स आइनोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसके वीडियो के सबसे लास्ट में बात करने वाले हैं हम। अब आगे बढ़े और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनसाइड द ओएस कोड अ मॉड्यूल कॉल्ड फाइल सिस्टम मैनेजेस ऑल द फाइल्स, यानी कि हमारे पास जो पूरा का पूरा ओएस का कोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है, उसके अंदर एक मॉड्यूल है फाइल सिस्टम का, जो कि क्या मैनेज करता है? वो फाइल मैनेज करता है। अब मैनेज मतलब कि हमारे पास की सारी फाइल को कैसे फैच करना है, डेटा उनको कैसे पुट करना है हार्ड डिस्क के अंदर, वो सारा कुछ कौन मैनेज करता है? वो फाइल सिस्टम मैनेज करता है। ये हमने बात कर ली। अब आप बोलोगे यार हम कैसे मान लेंगे कि हमारे पास जो है फाइल सिस्टम है जो वो एक मॉड्यूल होता है। तो अगर हम विंडोज़ की बात करें तो उसमें होता है NTFS मॉड्यूल, और यूनिक्स की बात करें तो हम यूनिक्स फाइल सिस्टम है, अगर लिनक्स की करें तो उसमें हमारे पास था एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। अगर हमारे पास कोई बिग डेटा है, लार्ज डेटा है, तो उसको ZFS एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के द्वारा हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करते हैं। इन द OS कर्नल देयर इज ऑलवेज अ फाइल सिस्टम मॉड्यूल, यानी कि हमारे पास OS है उसके अंदर हमेशा एक फाइल सिस्टम मॉड्यूल है। अब हमने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया कि भाई साहब फाइल सिस्टम है क्या। अब अगर हम बात करें कि फाइल सिस्टम हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो अभी हमने क्या बात करी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसका कोड जो है वो होता है। तो फाइल सिस्टम जो है ये क्या हो गया मॉड्यूल, ये हो गया हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब इसका रोल क्या है? टू मैनेज फाइल्स। इसको हमने 3-4 बार देख लिया। मैनेज का मतलब क्या है यहाँ पे? मैनेज का मतलब है कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड हाउ डेटा इज फेच्ड। अब इसको हम अगर एग्जाम्पल या फिर एनालॉजी की बोल दें इसको, तो अगर हम एनालॉजी के तौर पर समझे तो एक टेक्निकल एनालॉजी देखते हैं और एक रियल लाइफ एनालॉजी देखते हैं। तो लाइक DBMS मैनेज डेटा, यानी कि DBMS क्या करता है? डेटा मैनेज करता है। तो फाइल सिस्टम क्या कर रहा है? फाइल मैनेज कर रहा है। ऐसे अगर हम टेक्निकल टाइम में बोले तो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, फाइल सिस्टम मैनेजेस यूजर डेटा इन फॉर्म ऑफ फाइल्स, यानी कि फाइल सिस्टम क्या कर रहा है? यूजर के डेटा को फाइल्स के फॉर्म में मैनेज कर रहा है। एग्जांपल क्या है इसका? मान लो कि हमारे पास जो पेन ड्राइव है उसमें हम क्या कॉपी कर रहे हैं? उसमें हम फाइल कॉपी कर रहे हैं। गूगल से क्या डाउनलोड कर रहे हैं? एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। सेंडिंग ईमेल विद अटैचमेंट, क्या अटैच कर रहे हैं? उसमें एक फाइल अटैच कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे क्या भेज रहे हैं? मान लो कुछ मैसेज के साथ फाइल करके भेज रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम फाइल ही भेज रहे हैं। तो फाइल के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? PPT हो सकती है, वो एक्सेल हो सकती है, वो PDF हो सकती है, डॉक फाइल, MP3, MP4, PNG, JPG, इतनी सारी फाइल्स हमारे पास है। तो मतलब ये सारे कुछ जो है फाइल के टाइप्स बोल सकते हैं हम इनको। अब यूजर डील्स विद फाइल्स डेली, यानी कि हम जो है हमारे डेली लाइफ में फाइल्स को देखते ही देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वेयर आर फाइल्स मैनेज। हमारी फाइल्स जो है मैनेज कहाँ पे होती है? तो वो होती है बैक एंड पे मैनेज, परमानेंट स्टोरेज पे। क्या रैम हमारा परमानेंट स्टोरेज है? नहीं है। क्या कैश है हमारा परमानेंट स्टोरेज है? नहीं है। तो परमानेंट स्टोरेज क्या है हमारा? हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में जो है हमारा सारा का सारा डेटा सेव होता है, सारी सारी फाइल्स जो है हार्ड डिस्क में सेव होती है। अब हालांकि हमारे पास SSDs अवेलेबल हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, यानी कि इस SSD जो है हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा फास्टर है हमारे पास। तो हमारे पास SSDs और हार्ड डिस्क अवेलेबल है परमानेंट स्टोरेज के लिए, यानी कि जब हमारे पास पूरा का पूरा जो हमारी फाइल्स है वो परमानेंटली हमें स्टोर करनी है तो हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फाइल सिस्टम इंश्योर डेटा इज परमानेंटली स्टोर। फाइल सिस्टम क्या इंश्योर कर रहा है कि डेटा हमारा जो है परमानेंटली स्टोर हो रहा है। अब आगे बढ़ते और देखते हैं कि यूजर पर्सपेक्टिव से और सिस्टम पर्सपेक्टिव से हम कहाँ तक क्या देख रहे हैं। तो अगर मान लो यूजर की बात करें तो यूजर ने क्या किया? एक क्रिएट करी कोई भी फाइल, मान लो डॉक फाइल क्रिएट करी, एक्सेल करी या PPT करी या MP3 करी, कुछ तो एक फाइल क्रिएट करी। यूजर का व्यू क्या है कि डेटा इन फाइल्स जो है वो डेटा एक फाइल में है, डॉक फाइल है। मान लो वो डॉक फाइल कहाँ पड़ी है? किसी भी एक फोल्डर के अंदर पड़ी है। विंडोज के अंदर फोल्डर है, उसके अंदर फाइल है। अब अगर मान लो लिनक्स की बात करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टरीज आएंगी, अगर फोल्डर्स को बोल रहे हैं तो डायरेक्टरीज आएंगी वहाँ पे। तो यूजर का व्यू कहाँ तक है? वहाँ तक ये लास्ट फोल्डर के बाद क्या देख रहा है? वो कुछ नहीं देख रहा है ना। तो फोल्डर के अंदर फाइल है, फाइल के बाद क्या देख रहा है? वो सीधी फाइल को ओपन कर रहा है, उसके बाद डेटा आ रहा है। अब फोल्डर और डायरेक्टरी क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ
ऑफ रिलेटेड फाइल्स, यानी कि फोल्डर और डायरेक्टरी को हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। फाइल सिस्टम मैनेजेस फोल्डर और डायरेक्टरीज, यानी कि हमारा जो फाइल सिस्टम है वो क्या मैनेज कर रहा है, फोल्डर्स और डायरेक्टरीज को हमारे पास मैनेज कर रहा है। तो यूजर का व्यू तो कहाँ तक है, फोल्डर खोला, फाइल ओपन करी, उसके बाद डेटा आ गया, यहाँ तक है यूजर का व्यू। यूजर विजिबिलिटी है ओनली अप टू फाइल्स एंड फोल्डर्स। बट उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास फाइल सिस्टम जैसे वर्क कर रहा है, क्या यूजर उसको देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है। क्यों, फाइल सिस्टम जो है इंटरनली वर्क कर रहा है। तो हमारे पास यूजर पर्सपेक्टिव से भी देख लिया और सिस्टम पर्सपेक्टिव से भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाउ फाइल्स आर एक्चुअली स्टोर्ड, यानी कि फाइल्स को कैसे हम एक्चुअली स्टोर कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि हमारे पास जो है डिस्क का आर्किटेक्चर क्या है। हमारे पास डिस्क में प्लेटर्स है, प्लेटर्स पे सरफेसेस है, 2 सरफेस है। अब उस पर क्या है, उसमें बहुत ही सारे मल्टीपल ट्रैक्स है। तो ट्रैक्स में क्या है, ट्रैक्स में सेक्टर्स है। सेक्टर्स में हम क्या कर रहे थे, डेटा स्टोर कर रहे थे। तो हमने ये लास्ट वीडियो में बात कर रखी है और डिटेल में बात कर रखी है, और अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। अब डेटा इज स्टोर्ड इन सेक्टर्स, जो हमारे पास सेक्टर्स है उसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। एक्चुअल में हम कहाँ डेटा स्टोर कर रहे हैं, हमारा जो डेटा स्टोर कर रहे हैं हम सेक्टर्स में डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम मान लीजिए कि 1 GB की मूवी डाउनलोड कर रहे हैं। तो डिस्क मे नॉट हैव कंटिन्यूअस 1 GB फ्री स्टोरेज, यानी कि हमारे पास जो डिस्क है उसमें कंटिन्यूअस 1 GB फ्री नहीं हो, क्या पता। तो हम क्या करेंगे, फाइल सिस्टम डिवाइड फाइल इनटू ब्लॉक्स। अब फाइल सिस्टम ने यहाँ पे क्या किया, फाइल सिस्टम में जो हमारे पास 1 GB की फाइल है उसको लॉजिकल यूनिट्स यानी कि ब्लॉक्स में डिवाइड किया और उस ब्लॉक्स को जो है मैप कर दिया सेक्टर के अंदर। यानी कि मान लो कि जो हमारे पास डिस्क है उसके अंदर सेक्टर में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे पास कंटिन्यूअस हमारे पास ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक्स को सारों को मैप किया और अलग अलग सेक्टर्स में जो है हमारे पास डेटा रख दिया हमने। तो 1 GB की मूवी के लिए पूरा कंटिन्यूअस 1 GB नहीं थी हमारे पास, तो हमने ब्लॉक्स में उसको स्टोर कर रखा है। फाइल सिस्टम क्या कर रहा है, फाइल सिस्टम उसको डिवाइड करके उसको ब्लॉक्स में रख भी रहा है। जब हम उसको मान लो उस मूवी को देखना चाहते हैं तो वो सारा डेटा फैच भी कर रहा है। तो ये कौन मैनेज कर रहा है, ये फाइल सिस्टम मैनेज कर रहा है। फाइल्स को कैसे मैनेज कर रहा है, ऐसे मैनेज कर रहा है कि उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया, सेक्टर में रखा और अलग अलग सेक्टर में रख के वापस, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग में ही रखो, कंटिन्यूस भी रख सकते हो अगर कंटिन्यूस अवेलेबल है तो, बट ये ऐसे फाइल सिस्टम ऐसे वर्क करता है। अब अगर नेक्स्ट मान लो देखिए तो फाइल सिस्टम मैपिंग एक्सप्लेन। फाइल सिस्टम मैपिंग की अगर हम बात करें तो फाइल डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, यानी फाइल कैसे डिवाइड होती है, ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होती है। ब्लॉक्स मैप टू डिस्क सेक्टर्स, अभी मैंने बताया जैसे कि ब्लॉक्स है उसको मैप किसके अंदर कर दिया, डिस्क सेक्टर्स के अंदर मैप कर दिया उसको। तो हमारे पास फाइल डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, यानी कि फाइल को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया, ब्लॉक्स मैप टू डिस्क सेक्टर्स, यानी कि सेक्टर्स में हमने ब्लॉक को मैप कर दिया। अब मैपिंग इंश्योर्स स्टोरेज एंड रिट्रीवल, यानी कि मैपिंग क्या इंश्योर कर रही है कि हमारे पास जो है स्टोरेज भी हो और जब हमें डेटा फैच करना हो, उसको रिट्रीव करना हो, तब भी हम आसानी से उसको रिट्रीव कर पाए। अब हमारे पास अगर मान लो एग्जांपल की बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, तो रियल लाइफ में अगर मान लो हमारे पास 10 रूम है, 10 रूम और हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 5 स्टूडेंट है, तो सम रूम आर ऑलरेडी बुक्ड, यानी मान लीजिए कि रूम नंबर 2 हो गया, रूम नंबर 4 हो गया, मतलब कुछ रूम्स है जो वो ऑलरेडी है, जो ऑक्यूपाइड है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे पास जो 5 स्टूडेंट है उनको 10 रूम में भेजना है, तो हम क्या करेंगे, तो कंटिन्यूस नहीं भेज रहे हम। इफ कंटिन्यूस फ्री रूम्स अवेलेबल तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मान लो 1 से लेके 5 तक रूम नंबर अवेलेबल है तो हम उसको सारे स्टूडेंट को बोल देंगे हाँ तू 1 में चला जा, तो रोल नंबर 2 को बोल देंगे तू 2 में चला जा, ऐसे करके हम उनको भेज देंगे। बट अगर हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, इफ नॉट मैपिंग इंश्योर करेक्ट प्लेसमेंट एंड रिट्रीवल, यानी जो स्टूडेंट 1 को बोल दिया कि हाँ तू इस रूम नंबर में चला जा, दूसरे को बोल दिया तो कंटिन्यूस में नहीं बोला कि रूम नंबर 3 में चला जा, तीसरे को बोल दिया रूम नंबर 6 में चला जा, उसके बाद 8 में चला जा, उसके बाद उसको बोल दिया 10 में चला जा। अब मैपिंग क्या इंश्योर कर रही है, मैपिंग इंश्योर ये कर रही है जो फाइल सिस्टम है हमारा, हमने डेटा तो भेज दिया ब्लॉक्स में, हमारे पास वो डेटा ब्लॉक्स से वापस भी तो फैच होना चाहिए ना कि हाँ हमने कौन से स्टूडेंट, जैसे कि मान लो कि जो 5 स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट को सारों को हमें वापस बुलाना है कि हाँ रोल नंबर 1 से 5 तक वापस आ जाओ, तो हम कैसे बुलाएंगे। मान लीजिए कोई दूसरे स्टूडेंट आ गए तो हम कैसे उसको करेंगे, तो वो इंश्योर कौन कर रही है यहाँ पे मैपिंग इंश्योर कर रही है कि जब हमने रूम को अलॉट कर दिया तो वो रूम में जो 5 स्टूडेंट है वो उनको जब हम बुलाएंगे तो वापस एक साथ ही वो आएंगे, करेक्ट प्लेसमेंट और रिट्रीवल हो, ये कौन सा इंश्योर कर रही है, मैपिंग इंश्योर कर रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, फाइल सिस्टम स्टोर्स मैपिंग सो दैट डेटा कैन बी फेच्ड करेक्टली, ये मैंने आपको बता ही दिया। डिवीजन इज लॉजिकल नॉट फिजिकल, डिवीजन है लॉजिकल है फिजिकल नहीं है। फाइल सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन स्टोरिंग एंड फैचिंग डेटा, फाइल सिस्टम क्या कर रहा है यहाँ पे, मेजर रोल प्ले कर रहा है स्टोर करने में डेटा और फैच करने में डेटा। अब यूजर सीज ओनली फाइल्स और फोल्डर्स, हम तो क्या देख पा रहे हैं, हम तो जो है हमारे पास फाइल्स और फोल्डर वही देख पा रहे हैं, बट जो बैकएंड का मैनेजमेंट है वो कौन संभाल रहा है, वो फाइल सिस्टम संभाल रहा है। तो ये किसका काम है, फाइल सिस्टम का काम है। अब आगे बढ़े और बात करें अगर मान लो फाइल एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन की, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं हम, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहले तो व्हाट इज अ फाइल, फाइल क्या है, फाइल मान लीजिए कि कलेक्शन ऑफ डेटा बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इसको बोल सकते हैं। तो फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, कुछ सारा डेटा पड़ा है, तो वो क्या है हमारे पास, वो एक फाइल है। एग्जांपल के लिए हम डॉक फाइल ले ली हमारे पास, जो डॉक फाइल में हमारे पास MS वर्ड में खोली उसको, वहाँ पे हमने कुछ डेटा एंटर कर दिया, तो कलेक्शन ऑफ एंटर्ड डेटा है हमारे पास। अब फाइल ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा फाइल सिस्टम है वही अलाउ करता है इसको। अगर हम विंडोज यूनिक्स लिनक्स वगैरह की बात करें तो इन सब के डिफरेंट है एग्जीक्यूशन स्टाइल, जैसे विंडोज क्या है GUI है, उसमें लिनक्स में क्या है, लिनक्स में हमारे पास टर्मिनल है जिसमें हम कमांड रन करते हैं। अब अगर हम मान लो इनके ऑपरेशंस की बात करें तो हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्रिएट, यानी कि हमने न्यू फाइल कोई क्रिएट कर दी, डॉक फाइल, PPT फाइल, एक्सेल फाइल हमने क्रिएट कर दी, तो क्रिएट जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। रीड ऑपरेशन, ओपन फाइल इन रीड ओनली मोड, यानी कि हम जो
फाइल है उसको रीड ओनली मोड में ओपन कर रहे हैं, हम उसमें कुछ भी डेटा है जो एडिट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको रीड ओनली मोड में ओपन कर रहे हैं। राइट मतलब मॉडिफाई कर दो डेटा को। और यहाँ पे एक बहुत ही मेन चीज़ सामने आती है, डिलीट और ट्रंकेट में क्या अंतर है। डिलीट और ट्रंकेट में हम मान लो बात करें तो हमारे पास जो है डिलीट क्या करेगा, डिलीट कर देगा पूरी की पूरी फाइल को रिमूव कर देगा। बट ट्रंकेट क्या करेगा, जैसे मान लो आपने एक फाइल क्रिएट करी, डॉक फाइल है उसके अंदर, तो डिलीट जैसे आपने किया तो जैसे ही वो डॉक फाइल थी उसकी साइज वगैरह वो कहाँ पे स्टोर है वगैरह वो सब कुछ डिलीट हो गया। बट ट्रंकेट क्या करेगा, ट्रंकेट वो फाइल डिलीट नहीं कर रहा, उसके अंदर का जो पूरा डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे आप फाइल को खोलेंगे वो फाइल पूरी खाली मिलेगी आपको। तो ये डिलीट और ट्रंकेट में अंतर हो गया, यानी कि डिलीट क्या कर रहा है, डेटा और एट्रीब्यूट दोनों हटा रहा है, बट ट्रंकेट में एट्रीब्यूट पड़े हैं, यहाँ पे डेटा हटा है सिर्फ। अब रीपोजिशनिंग की अगर हम बात करें तो मूव रीड राइट हेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ फाइल, यानी कि रीड राइट वाला हेड है जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। अगर मान लो हमारे पास एक डेटा है ABCDE 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो रीड राइट हेड है वो करंटली कहाँ पे है, ए पे है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो रीड राइट हेड है वो ए पे ना होकर 1 पे हो, तो हम उसको मूव कर रहे हैं रीड राइट हेड को डिफरेंट पार्ट ऑफ फाइल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रीपोजिशनिंग। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस थे। अब अगर मान लो फाइल एट्रीब्यूट्स की मैंने बताया कि फाइल एट्रीब्यूट्स भी कुछ होते हैं, तो फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फाइल एट्रीब्यूट्स को हम बोल सकते हैं मेटा डेटा, यानी कि हमारे पास डेटा का डेटा जिसको बोलते हैं हम मेटा डेटा। अब क्रिएट्स ऑटोमेटिकली व्हेन फाइल सेव, अगर हम फाइल को सेव कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं। अब मान लो कि हमारे पास जैसे कि आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आपने न्यू पे गए और न्यू जाके आपने फोल्डर या फाइल नहीं बना दी, तो उसका क्या हो गया, कुछ मेटा डेटा क्लियर मतलब हो गया कि इसकी साइज कितनी हो गई। या फिर जैसे आप उसको राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज देखोगे विंडोज में, अगर आप बात करें तो प्रॉपर्टीज में उसका सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई है हमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फाइल के एट्रीब्यूट्स मेटा डेटा बोलते हैं हम। जैसे कि टाइप्स क्या है इसके, कि फाइल नेम हो गया, तो वो क्या होता है कि वो स्टोर्ड इन मेटा डेटा है, हमारे पास जो फाइल नेम है वो मेटा डेटा में स्टोर हो गया। एक्सटेंशन टाइप क्या है, उसमें हमारे पास .doc फाइल है, .pdf फाइल है, .mp3 फाइल है, कौन सी फाइल है, तो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। आइडेंटिफायर क्या है, उसको हमने जो नाम दिया वो तो है ही है, बट आइडेंटिफायर क्या है कि उसको एक यूनिक नंबर मिल गया है OS से, लाइक रोल नंबर मिलता है जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर। और लोकेशन क्या है, लोकेशन कहाँ पे उसका जो है हमारे पास C ड्राइव में है, D ड्राइव में है, कहाँ पे रूट डायरेक्टरी में है, कहाँ पे है, तो उसका पाथ है वो लोकेशन में आ गया। साइज है जो कितने साइज की है, KB MB गीगाबाइट, ये सारा कुछ हो गया। और टाइम स्टैम्प की अगर हम बात करें तो इसको कब बनाया था, कब इसमें मॉडिफिकेशन हुआ था, तो इसको टाइम स्टैम्प बोल सकते हैं। परमिशन प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए किस चीज़ का एक्सेस है, अगर मान लो मैं किसी फाइल को एक्सेस कर रहा हूँ, उसमें रीड राइट एग्जीक्यूट परफॉर्म कर सकता हूँ, तो यहाँ पे गेस्ट है जो वो मतलब मेरा जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है वो उस फाइल को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये सारी परमिशन प्रोटेक्शन पर प्रोवाइड करना और सिक्योरिटी फीचर्स लाइक एनक्रिप्शन, कंप्रेशन, ये सब कुछ हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेटा डेटा स्टोर्ड परमानेंटली ऑन डिस्क, मेटा डेटा जो है हमारा वो परमानेंटली डिस्क के अंदर सेव होता है। अब यहाँ पे हमारे पास आती है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, फाइल एलोकेशन मेथड। फाइल को हम एलोकेट कैसे कर रहे हैं, तो हमारे पास पर्पस क्या है कि हमारे पास जो डिस्क का यूटिलाइजेशन है वो हम इफिशिएंट वे में कर सकें और जो हमारा है फास्ट एक्सेस हो। जैसे कि आपने किसी वीडियो फाइल पे क्लिक किया तो वो वीडियो फाइल एकदम पूरी फास्ट की फास्ट खुल गई, तो हमारे पास जो है फास्ट भी हो और इफिशिएंट डिस्क का हम यूटिलाइजेशन भी कर दे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं। कौन कौन से मेथड्स आते हैं हमारे पास, एक तो कंटिग्यूअस एलोकेशन, फिर आता है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन, फिर आता है हमारे पास इंडेक्स एलोकेशन और सबसे लास्ट में आता है यूनिक्स आइनोड स्ट्रक्चर। अब अगर हम इन सब की बात करें तो हम इन सबको करते कैसे हैं। नॉन कंटिग्यूअस में हमारे पास आते हैं लिंक्ड लिस्ट और इंडेक्स एलोकेशन। फाइल डिवाइडेड इनटू लॉजिकल ब्लॉक्स, हमने क्या कर रखा था, ये तो पहले ही पढ़ रखा हमने कि जो हमारे पास जो फाइल है उसको हमने किस में डिवाइड किया, उसको हमने लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड किया। तो वो कहाँ पे है, वो फिजिकल सेक्टर्स में स्टोर्ड है। तो वो हम डेटा कैसे स्टोर कर रहे हैं वो अब हम आगे देखेंगे कि इन सारे मेथड्स को यूज करके हम कैसे कर रहे हैं उसको एलोकेशन। अब इसकी एनालॉजी आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी आप क्लास के अंदर गए हो तो उस क्लास के अंदर जो है वो सारे स्टूडेंट है रोल नंबर वाइज बैठे हैं बेंच पे, रोल नंबर 1 बेंच नंबर 1 पे बैठा है, रोल नंबर 2 बेंच नंबर 2 पे, ऐसे सीक्वेंशियली बैठे हैं। तो अगर आपको 10th रोल नंबर पे जाना है तो आपको पता है कि कैसे जाना है, उस पर पहले ही जैसे बेंच है उससे अगली 10th बेंच पे कौन होगा, रोल नंबर 10 बैठा होगा। तो आप जो है इस एनालिसिस से इसको समझ सकते हो कि हम जो है कंटिग्यूअस यहाँ पे रोल नंबर को एलोकेट कर रहे हैं। तो कंटिग्यूअस में ये हो गया। नॉन कंटिग्यूअस में क्या है, हमने रैंडम बैठा दिया सबको। अब हम रैंडम बैठा दे तो हमें पता थोड़ी है कौन सा कहाँ बैठा है, तो इसके लिए हमारे पास कैसे करेंगे इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंटिग्यूअस एलोकेशन। कंटिग्यूअस एलोकेशन में हमारे पास क्या है, डेटा स्टोर्ड कंटिन्यूअसली। हमारे पास जो है कंटिन्यूअस जो हमारे पास ब्लॉक है, जिस फाइल को हमने जैसे मान लो 1 GB की फाइल थी उसको हमने 5 ब्लॉक में डिवाइड किया है, तो उसको हमने एकदम कंटिन्यूअस रखा है। जैसे मान लो वहाँ पे जो ब्लॉक था उसको हमने सेक्टर में, एक सेक्टर 1 में रख दिया, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, ऐसे कंटिन्यूअसली रखना है। अब इसको एक बेटर एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास फाइल्स है A, B और C। अब फाइल्स A, B और C है। फाइल A में हमारे पास 3 ब्लॉक्स है, फाइल B में हमारे पास 5 ब्लॉक्स है, फाइल C में हमारे पास 4 ब्लॉक्स है। अब इसकी जो टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसमें क्या है कि फाइल नेम है, स्टार्ट ब्लॉक है और लेंथ है, यानी कि फाइल A है उसकी स्टार्ट ब्लॉक है 0 और जो लेंथ है उसकी 3 है, और फाइल B के जो लेंथ है हमारे पास 5 है और इसको 6 से स्टार्ट करना है। फाइल C को हमें 14 से स्टार्ट करना है, उसके 4 ब्लॉक है। तो इसको हमें ऐसे असाइन करना है। तो अगर हम इसको ऐसे असाइन करें तो फाइल A को हमने क्या किया, फाइल A को हमने 3 ब्लॉक्स है हमारे पास, तो उसको असाइन कर दिया 0, 1 और 2। फिर फाइल B को कहाँ करना है, फाइल B को करना है हमें 6 से असाइन करना है, तो 5 ब्लॉक्स 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ पे हमने 5 ब्लॉक्स इसको असाइन कर दिए। फाइल C को
को 4 ब्लॉक्स असाइन करने हैं 14 से शुरू करके, तो 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सारी की सारी जो हमारे फाइल्स थी उनके सारे ब्लॉक्स को हमने असाइन कर दिया। बट इसमें आप देख रहे हो कि कुछ ब्लॉक्स जो है खाली रह गए, या फिर कुछ जो ब्लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमने नहीं डाले। तो अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, इसके एडवांटेज क्या है, ईजी टू इंप्लीमेंट। यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमें पॉइंटर्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, हमने जो है सारा का सारा जो है कंटिन्यूसली उनको बिठा रखा है। अब सेकंड क्या है, एक्सीलेंट रीड परफॉर्मेंस, यानी डेटा रीड करने की हमारे पास एक्सीलेंट रीड परफॉर्मेंस आ गई। क्यों, जो हमारा डेटा हेड है, अगर मान लो वो फर्स्ट ब्लॉक पे है, तो उसको पता है सारा डेटा हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस ब्लॉक्स में पड़ा है, तो उसके लिए हमारे पास उसको है रीड परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगर हम सीक्वेंशियल की बात करें तो वन ट्रैक फाउंड, अगर मान लो एक ट्रैक की हमें जरूरत है और किसी डेटा का हमें एक ट्रैक मिल गया, तो हमें पता है हमारा जो डेटा है वो अभी रोटेशनली है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्क को रोटेट करेंगे और हमारे सारे ब्लॉक्स जो हमें मिल जाएंगे। फिर क्या है, फिर है डायरेक्ट, इजी टू कैलकुलेट लोकेशन सिंस डेटा स्टोर्ड कंटिन्यूसली, यानी कि सारे के सारे जो है हमारे पास लोकेशन फाइंड करनी आसान है। जैसे हमने वो स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था, आप क्लास में घुसे, आपको स्टूडेंट नंबर रोल नंबर 10 चाहिए, तो आप क्या करोगे, जैसे सीधा डायरेक्ट चले जाओ कहाँ पे, बेंच नंबर 10 पे। बेंच नंबर पहले आपको पता चल गई, तो आपको पता है नेक्स्ट 10th बेंच कौन सी है, रोल नंबर 10 की है। तो ये यहाँ पे एडवांटेजेस हो गए किसके, कंटिन्यूअस एलोकेशन के। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या हुआ, यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मान लो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सब में आती है, कैसा आती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, मान लो एक 5 KB का ब्लॉक साइज है और आपकी फाइल का साइज है 3 KB का, तो आपने उस ब्लॉक साइज में 3 KB डाल दी, तो वो जो 2 KB है वो वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो वेस्ट हो रही है 2 KB, वो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब ये तो मान लो हर किसी में आती है। अब मान लो कि अगर हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करें, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मतलब आपने ये अभी ऊपर में एग्जांपल देखा, आपके पास 4-5 ब्लॉक अवेलेबल है। अगर मान लो आपके पास 4-5 अवेलेबल ब्लॉक है, फिर भी आप उसमें डेटा नहीं डाल सकते। क्यों डेटा नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस ब्लॉक चाहिए, बट कंटिन्यूअस डेटा ब्लॉक्स आपके पास है नहीं, तो आप कहां से डालोगे उसमें। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंटिन्यूअस एलोकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है हमारे पास। इवन इफ फ्री ब्लॉक एग्जिस्ट, फाइल मे नॉट फिट इन, फ्री ब्लॉक्स आर नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि हमारे पास जो फ्री ब्लॉक पड़े हैं, फिर भी हमारे पास जो फाइल है वो उसके अंदर फिट नहीं आएगी, क्योंकि जो सारे के सारे वो नॉन कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस वे में होता है फाइल हमारी फिट हो जाती है उसमें। डिफिकल्ट टू ग्रो फाइल, यानी कि हमारे पास जो फाइल है, अगर मान लो उसमें हमने कुछ चेंज किया, जैसे मान लो आपकी वर्ड फाइल है, वर्ड में डॉक फाइल में आपने कुछ चेंज किया, जैसे आपने कुछ चेंज किया तो उसमें आपकी उसकी साइज बढ़ गई, तो वो बोल रही है कि अब मेरे को साइज अपना जो है वो ज़्यादा चाहिए, बट यहाँ पे हम उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे साइज। क्यों नहीं ग्रो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है मेमोरी है कंटिन्यूअस एलोकेट कर दिया, उसके बाद वाला ब्लॉक फ्री नहीं है, तो हम बोल देंगे उसको हमारे पास स्टोरेज है ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हमने किस में कर दिया, लिंक लिस्ट और इंडेक्स में कर दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन के बारे में। तो नॉन कंटिन्यूअस में हमारे पास सबसे पहले आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है, फाइल डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स स्टोर्ड एट रैंडम लोकेशन इन स्टोरेज, यानी कि हमारे पास जो फाइल है हम किसी भी रैंडम लोकेशन में उसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसको एक बेटर एग्जांपल से समझते हैं हम, कि हमारे पास एक फाइल है 5 ब्लॉक्स है, उसमें B1 B2 B3 B4 B5। अब B1 को क्या किया हमने, लोकेशन 2 पे, सेक्टर 2 पे उसको असाइन कर दिया, B2 7 पे, B3 9 पे, B4 को 11 पे, B5 को 14 पे। अब हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे पास जो जो ब्लॉक्स अवेलेबल थे उसमें हमने एलोकेशन कर दिया। अब यहाँ पे डायरेक्टरी एंट्री की अगर हम बात करते हो, ओनली स्टार्टिंग ब्लॉक स्टोर्ड, यानी कि अगर हम मान लो डायरेक्टरी की बात करें तो डायरेक्टरी में हमारे पास क्या सेव होगा, डायरेक्टरी में हमारे पास ये सेव होगा कि जो सबसे पहला ब्लॉक है वो कहाँ पे है। तो अगर मान लो आप ये सेव कर रहे हो सबसे पहला ब्लॉक है वो कहाँ पे है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सारे के सारे जो ब्लॉक है वो कहाँ पे है। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईच ब्लॉक्स कंटेन्स डेटा प्लस पॉइंटर टू नेक्स्ट ब्लॉक, यानी कि हमने डायरेक्टरी में क्या लिख रखा है, डायरेक्टरी में लिख रखा है B1 हमारे पास लोकेशन 2 में है। जैसे हम लोकेशन 2 पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डेटा और वहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंटर होगा कि अगला जो ब्लॉक है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो B1 का पॉइंटर कहाँ पे करेगा, B2 का, B2 कहाँ पे है, लोकेशन 7 पे, और वहाँ पे B2 के पॉइंटर में क्या होगा, B3 को, वो कहाँ पे है, लोकेशन 9 पे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग डेटा B4 कहाँ पे होगा, 11 पे। जो ऐसे पॉइंटर बना रखे हमने, तो पॉइंटर होगा इसमें। तो ये पॉइंटर का फंडा, अब इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं लिंक लिस्ट। ये हमने जो डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट है उसी की तरह काम कर रहा है, तो इसको बोल रहे हैं हम लिंक लिस्ट एलोकेशन। तो हमने यहाँ पे सबके पॉइंटर्स बना दिए। अब आप बोलोगे यार B5 में क्या डालेंगे, B5 तो लास्ट है, तो B5 जब लास्ट है तो उसमें डाल देंगे हम, जो उसका पॉइंटर है उसमें डाल देंगे वैल्यू -1, यानी कि ये जो हमारा है लास्ट ब्लॉक है, इसके आगे कोई ब्लॉक नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि ईच ब्लॉक कंटेन्स डेटा प्लस पॉइंटर, फिर हमारे पास लास्ट ब्लॉक में हमने डाल दिया -1, एंड ऑफ फाइल। अब वर्क्स लाइक अ लिंक लिस्ट, यानी कि हमने ये भी देख लिया कि ये कैसे वर्क कर रहा है, लिंक लिस्ट के जैसे वर्क कर रहा है, इसलिए इसको नेम सजेस्ट कर दिया हमने लिंक लिस्ट एलोकेशन। अब इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास एडवांटेज है कि नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, हमारे पास जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है। यानी कि अगर मान लो हमारे पास 6 KB का ब्लॉक आता है, अगर मान लो उसमें 5 ब्लॉक्स है तो उसको हम असाइन कर सकते हैं। अगर हम 5 ब्लॉक्स की जगह अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम 5 ब्लॉक्स जो है असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो हमारे पास कंटिन्यूअस में आ रही थी प्रॉब्लम, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रही है। बस इसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है एक्स्ट्रा स्पेस ओवरहेड, ईच ब्लॉक मस्ट स्टोर ए पॉइंटर, यानी कि हमारे पास जो है हर एक ब्लॉक में हमें एक पॉइंटर स्टोर करना पड़ रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्पेस ओवरहेड क्रिएट हो गया। अब दूसरा क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली, यानी कि हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस है, कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस ब्लॉक, यानी कि हमें जो पर्टिकुलर ब्लॉक चाहिए उस पर हम कंटिन्यूअस नहीं जा सकते। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, कि रिलायबिलिटी
रिलायबिलिटी इशू, हमारे पास रिलायबिलिटी का इशू कैसे है कि इफ पॉइंटर गेट्स करप्टेड, अगर मान लो पॉइंटर करप्ट हो गया तो हमारे पास जो पूरी की पूरी फाइल लॉस्ट हो सकती है। अब इसको जो है हमने सॉल्व कर दिया है इंडेक्स्ड एलोकेशन में। इंडेक्स्ड एलोकेशन में हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यूज टू ओवरकम लिमिटेशन ऑफ कंटिग्यूअस एंड लिंक्ड लिस्ट, यानी कि कंटिग्यूअस और लिंक्ड लिस्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग पॉइंटर इन ईच ब्लॉक अ स्पेशल ब्लॉक कॉल्ड इंडेक्स्ड ब्लॉक इज यूज्ड, यानी कि हमारे पास हर एक के लिए हम पॉइंटर स्टोर कर रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमने स्पेसिफिक जो ब्लॉक है, एक फाइल थी हमारी 5 ब्लॉक थे उसमें, तो उसमें जब हम कर रहे थे लिंक लिस्ट में, तो हम क्या कर रहे थे, हर एक के अंदर एक पॉइंटर सेव कर रहे थे। जैसे डेटा स्टोर किया B1 का, उसके अंदर B2 का पॉइंटर, B2 में B3 का, B3 में B4 का, ऐसे करके हम जो है पॉइंटर स्टोर कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक ब्लॉक ले लिया हमने, उसमें हम क्या सेव करेंगे, सारे के सारे पॉइंटर सेव करेंगे। इससे हमारी जो है मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइल्स डायरेक्टरी एंट्री स्टोर्स फाइल नेम एंड इंडेक्स ब्लॉक एड्रेस, यानी कि फाइल की जो डायरेक्टरी है वो क्या स्टोर करेगी, एक तो फाइल का नेम और इंडेक्स ब्लॉक का एड्रेस, यानी कि जो इंडेक्स ब्लॉक है वो कहाँ पे पड़ा है। तो इंडेक्स ब्लॉक कंटेन एड्रेस ऑफ ऑल द फाइल ब्लॉक्स, यानी कि सारे सारे फाइल ब्लॉक है उसके पॉइंटर उसमें सेव है किसमें, इंडेक्स ब्लॉक एड्रेस में। अब ईच फाइल हैज इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक, यानी कि हर एक फाइल जो है अपना खुद का इंडेक्स ब्लॉक जो है वो बनाती है। ये ऐसे ही है जैसे कि आपकी जो बुक है, बुक से पहले जो शुरुआत का पन्ना है जो हमने इंडेक्स बना दिया उसको, यानी कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है हमारा, तो वो हमने स्टोर कर दिया। हर एक फाइल का हर एक अलग इंडेक्स है, यानी कि हर एक बुक का हर एक अपना अलग इंडेक्स होता है। सब सारी बुक का सेम इंडेक्स थोड़ी हो सकता है। तो अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे पास एक फाइल ए है, उसमें क्या है 5 ब्लॉक्स है हमारे पास, B1 B2 B3 B4 B5। तो इसको हमने कैसे कंटेन करवा दिया, अब इंडेक्स ब्लॉक कंटेन की हमारे पास जो B1 है सेकंड लोकेशन पे है, B2 है 7 लोकेशन पे, B3 9 पे, B4 है जो 11 पे, B5 है 14 पे। ये जो है इंडेक्स ब्लॉक में वैल्यू डाल दी हमने। अब यहाँ पे हमने एक लोकेशन डाल दी और वो किस में डाल दी, फिर हमने डायरेक्टरी में डाल दी। तो फैचिंग एनी ब्लॉक इज ईजी, यानी कि हम अब क्या कर सकते हैं, उसमें क्या था, उसमें कंटिन्यूअस सीक्वेंस में हमें एक्सेस करना पड़ रहा था। अब इसमें हम जो है किसी भी ब्लॉक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस इंडेक्स से थ्रू। तो ये हो गया हमारे पास इंडेक्स एलोकेशन। अब इसके एडवांटेज क्या हो गया कि डायरेक्ट एक्सेस हमारे पास पॉसिबल हो गया, जो हमारे पास जो है कंटिन्यूअस एलोकेशन में हमने देखा था वैसे ही एक्सेस जो है हमारे पास इसमें पॉसिबल हो गया। फिर क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल नहीं है, जैसे कि हमने लिंक लिस्ट में देखी थी। अब इजी टू ग्रो फाइल, यानी कि हमारे पास इसमें हम जगह भी और प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जस्ट ऐड न्यू ब्लॉक एड्रेस इन इंडेक्स, यानी कि हमें एक और ब्लॉक जो है वो डालना पड़ेगा इंडेक्स के अंदर कि हमारे पास हमने एक फाइल ग्रो कर दिया है और ये जो है हमारा उसका नया एड्रेस है। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इंडेक्स ब्लॉक ओवरहेड, यानी कि हमारे पास जो है मान लो हमारे पास मल्टी इंडेक्सिंग का फंडा आ जाता है यहाँ पे। जो नेक्स्ट एडवांटेज यही है कि इफ फाइल इज वेरी लार्ज सिंगल इंडेक्स ब्लॉक में नॉट बी इनफ, सॉल्यूशन है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, यानी कि हमारे पास जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी फाइल हो गई तो हमारे पास इंडेक्स का भी हमें इंडेक्स बनाना पड़ेगा कि हाँ उसका 10 पेजेस का तो इंडेक्स बन रहा है मान लो, तो उस 10 पेजेस के इंडेक्स का भी एक पेज का इंडेक्स हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास ब्लॉक साइज है उससे बड़ा तो हमारे पास इंडेक्स आ गया तो वो उसके अंदर फिट नहीं होगा, तो उसके मल्टी लेवल इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी ना। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज हो गया यहाँ पे कि इंडेक्स का भी इंडेक्स और बनाना पड़ रहा है हमें। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने किस में कर दिया, यूनिक्स आइनोड स्ट्रक्चर में कर दिया। तो ये जो टॉपिक है यूनिक्स आइनोड स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिक्स और लिनक्स फाइल सिस्टम में। अगर हम देखें तो एवरी फाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नोड, यानी कि आई हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, आई डिनोट कर रहा है इंडेक्स को, और नोड यानी कि जो हमारे पास मान लो ब्लॉक है उसको डिनोट कर रहा है नोड। आई मतलब इंडेक्स और नोड मतलब जो हमारे पास नोड ब्लॉक की है वो। तो आई नोड स्टोर मेटा डेटा, यानी कि हमारे पास आई नोड में हमारे पास क्या होता है, मेटा डेटा होता है कुछ। तो आई नोड में हमारे पास एक ब्लॉक है, उसमें हम हाइब्रिड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पास उसमें मेटा डेटा होता है, उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास फाइल साइज है, फाइल टाइप है, ओनर इन्फॉर्मेशन हो गई, परमिशन, टाइम स्टैम्प्स, पॉइंटेड टू डेटा ब्लॉक्स, ये हमारे पास जो है आई नोड के अंदर हमने सेव कर रखे हैं। अब आई नोड स्टोर्स मेटा डेटा, फाइल एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं हम। और फिर क्या है, इस जो ब्लॉक है हमारा इसके अंदर हम हाइब्रिड अप्रोच कैसे फॉलो कर रहे हैं कि उसमें ये तो है ही मेटा डेटा तो है ही, उसके बाद हम इसमें क्या डाल रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंटर्स। डायरेक्ट पॉइंटर में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो पॉइंटर्स क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली डेटा ब्लॉक्स जो को है उनको पॉइंट कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हमारे पास सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर, यानी कि सिंगल इनडायरेक्ट मतलब हमारे पास पॉइंटर्स है वो एक ब्लॉक को शो कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो पॉइंटर्स है वो एक अलग ब्लॉक को शो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स है वो फिर डेटा को शो कर रहे हैं। और फिर क्या है, डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर। डबल इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास उसमें भी पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स क्या कर रहे हैं, अगले ब्लॉक को शो कर रहे हैं, और उसमें क्या है वो पॉइंटर्स भी अगले ब्लॉक को शो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स है, उस ब्लॉक में जो पॉइंटर्स है हमारे पास वो हमें अवेलेबल करवा रहे हैं हमारा डेटा कि हमारे पास यहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है। तो ये हो गया डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर, यानी कि इंडेक्स का भी इंडेक्स। अब इसके आगे हमारे पास होता है कि ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर, यानी कि ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर में हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स के इंडेक्स का इंडेक्स, यानी कि हमारे पास 4 स्टेजेस हो गए। पॉइंटर आ गए पहले, उसके बाद में फिर एक पॉइंटर्स की ब्लॉक आ गया, उसके बाद फिर एक पॉइंटर का ब्लॉक आ गया, उसके बाद फिर एक पॉइंटर का ब्लॉक, और उसके बाद जो है एक्चुअल डेटा हमारे पास होगा। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट पॉइंटर्स डायरेक्ट जो है हमारे पास डेटा को पॉइंट कर रहे हैं, सिंगल इनडायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट और ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर, ये हमारे पास है हाइब्रिड अप्रोच हमने कर दी। अब व्हाई दिस डिजाइन, अगर हमारे पास मान लो कि जो छोटी फाइल्स है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसको हम मान लो छोटी फाइल्स है उसको हम पहले ही हैंडल कर लेंगे किसमें, डायरेक्ट पॉइंटर्स में। जो हमारे पास लार्ज फाइल्स होगी, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होगी, उसको हम सिंगल इनडायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर, ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर इन सब में हम रख देंगे। तो आइनोड स्ट्रक्चर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर बोथ स्मॉल एंड वेरी लार्ज फाइल्स, यानी कि जो आइनोड स्ट्रक्चर है हमारा क्या प्रोवाइड कर रहा है,
ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है स्मॉल एंड लार्ज फाइल को स्टोर करने की। अब अगर हम यूनिक्स आइनोड के न्यूमेरिकल एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक प्रॉब्लम दे रखी है कि अ फाइल सिस्टम यूजेस यूनिक्स आइनोड डेटा स्ट्रक्चर, हमारे पास ये यूज कर रहा है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास 8 डायरेक्ट ब्लॉक दे रखे हैं, 1 सिंगल इनडायरेक्ट, 1 डबल इनडायरेक्ट और 1 ट्रिपल इनडायरेक्ट ये दे रखे हैं। अब डिस्क ब्लॉक साइज क्या है हमारे पास 128 बाइट्स और ब्लॉक एड्रेस साइज क्या है 8 बाइट्स। अब टास्क क्या है हमारा कि हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्ट ब्लॉक है उनकी अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास डायरेक्ट है 8 डायरेक्ट ब्लॉक्स पॉइंट डायरेक्टली टू डेटा ब्लॉक्स, यानी कि हमारे पास 8 है वो डायरेक्ट ब्लॉक पॉइंट कर रहे हैं डेटा ब्लॉक को। तो हमारे पास क्या हो गया, ईच ब्लॉक क्या है 128 बाइट्स के हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 8 × 128, ये हमारे पास कितने आ गया 1024 बाइट्स। तो हमारे पास कितना हो गया 1 किलोबाइट ये हो गया इसमें। अब स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, सिंगल इनडायरेक्ट को फाइंड कर रहे हैं। सिंगल इनडायरेक्ट कितने हमारे पास 1 डिस्क ब्लॉक, यानी कि हमारे पास एक ही है ये। तो डिस्क ब्लॉक साइज कितना हो गया 128 बाइट, ईच एड्रेस हमारे पास 8 बाइट का। तो नंबर ऑफ पॉइंटर्स इन वन ब्लॉक कितने हो गए 128/8 = 16 पॉइंटर्स, हमारे पास 16 पॉइंटर्स हो गए। तो ईच पॉइंटर जो है एक डेटा ब्लॉक में कितना होगा 128 बाइट ईच का होगा। तो हमारे पास टोटल जो कितना हो जाएगा 16 × 128। अब हमारे पास ये जो है वो कितना आ गया, वो 2 KB आ गया 2048 बाइट्स का। तो हमारे पास ये आ गया 2 KB का। अब हमारे पास अगर हम डबल इनडायरेक्ट की बात करें तो डबल इनडायरेक्ट में क्या हमारे पास कि वो भी हमारे पास एक ही है। तो उसको हम डबल इनडायरेक्ट मतलब जो है हमारा पॉइंटर है उसके बाद एक और पॉइंटर का ब्लॉक है। तो हमारे पास क्या हो गया 16 × 16, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था 16। तो हमारे पास एक ब्लॉक में 16 पॉइंटर है, तो इसमें क्या होगा डबल इनडायरेक्ट में 2 हो जाएंगे। तो 16 × 16 256। अब ईच क्या है 128 बाइट का है, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 256 × 128 = कितने 32 KB हो गए हमारे पास ये। अब स्टेप 4 की बात करें तो ट्रिपल इनडायरेक्ट भी हमारे पास एक ही ब्लॉक है, तो 16 होते हैं ईच में। तो हमारा ट्रिपल में कितने होंगे 16 × 16 × 16, ये कितना हो गया हमारे पास 4096 हो गया हमारे पास। तो ईच कितने हैं 128 बाइट के हैं, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4096 × 128। अब ये कितना हो गया 512 KB का हो गया ये। तो अगर हम मान लो इनको सारों को जोड़े तो डायरेक्ट ब्लॉक कितने का आ गया 1 KB, सिंगल इनडायरेक्ट आ गया 2 KB का, डबल इनडायरेक्ट आ गया 32 KB का और ट्रिपल इनडायरेक्ट आ गया हमारे पास 512 KB का। तो मैक्सिमम फाइल साइज कितनी होगी 1 KB + 2 KB + 32 + 512 कितनी हो गई 547 KB। तो 547 KB हमारे पास होगी मैक्सिमम फाइल साइज। तो ये सब कुछ था ओवरऑल टॉपिक फाइल सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।